प्रगीत और समाज नामक शीर्षक यह पाठ नामवर सिंह रचित आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। प्रस्तुत इस निबंध में हजारों वर्षों से फैली काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज का जातीय प्रकृति और प्रवाह के उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। कोई भी काव्य ऐतिहासिक और सामाजिक जरूरतों की न केवल उपज बल्कि उसका संपूरक भी होता है। प्रगीत की सामाजिक और साहित्यिक महत्व की पड़ताल करता यह निबंध अत्यंत संयत शैली में तमाम चीज़ों की विवेचना करता है। प्रस्तुत इस पाठ में हम देखेंगे कि आलोचना गुण और दोषों से आगे इतिहास की पहचान करती हुई सामाजिक समस्याओं की भी पहचान करना सिखाती है, साथ ही साथ वर्तमान को भी समझना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आगे इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आपने यदि इसे अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने मित्रों तक इसे शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आइए इस पाठ पर आगे हम लोग चर्चा करें। उसके पहले बहुत कम शब्द में इस पाठ के लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के जीवनपुर नामक एक गांव में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे नामवर सिंह द्विवेदी जी की तरह ही ओजस्वी वक्ता और भाषा मर्मज्ञ थे। उनकी आलोचना में गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, परंपरा के रचनात्मक तंतुओं की पहचान और लोकनिष्ठा के साथ साथ साहित्यिक अंतर्दृष्टि की मार्मिक समझ दिखाई पड़ती है। इसीलिए उन्होंने निबंध वाले इस पाठ में वर्षों से चली आ रही हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज का जातीय प्रकृति और प्रवाह के उपज के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। वर्तमान कविताओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने आधुनिक छोटी कविताओं को सामाजिक होने के बजाय उसके व्यक्तिक और आत्मपरक होने के कारण वे उसे लिरिक अथवा प्रगीत की कोटि में रखते हैं। वे जानते हैं कि उनकी इन बातों से कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। बावजूद इसके उन्होंने इसे समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। कविता में सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण की दृष्टि से वे प्रबंध काव्य को अधिक श्रेष्ठकर मानते हैं, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। यही कारण था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर भी परिसीमित लगा था, चूंकि वह गीति काव्य है। यूरोप में कला की पुकार अर्थात कला सौंदर्य और कला की अभिव्यंजना के लिए प्रगीत मुक्तकों के चलन को देखकर यहाँ भी ऐसी कविताओं की रचना होने लगी और यह तर्क दिया गया कि अब ऐसी लंबी कविताएं या कविताओं को पढ़ने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों और आख्यानों का अभाव दिखाई देने लगा। हालांकि बाद के कुछ दिनों में जयशंकर प्रसाद की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामायनी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास के जैसी रचनाओं के आने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया था। लेखक ने मुक्तिबोध की कविताओं को भी आत्मपरक कविताओं की श्रेणी में ही रखते हुए कहा है कि मुक्तिबोध की कविता या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर सामाजिक दृष्टि से सीमित अर्थ देने वाला था, पर इसका यह मतलब नहीं कि सभी कविताएं ऐसी ही हैं। अर्थात मुक्तिबोध की लंबी कविताओं के अतिरिक्त अनेक ऐसी छोटी कविताएं भी हैं जो छोटी होने के बावजूद भी काफ़ी सार्थक है। आत्मपरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं की तरह ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करती है।
दोनों में अंतर बस इतना भर है कि इसमें वस्तुगत यथार्थ को अपने में उतना घुला लेता है जितना कि समझने के लिए आवश्यक है। इस कड़ी में एक चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के अतिरिक्त त्रिलोचन की सानेट और गीत भी जीवन, जगत और प्रकृति के रंग बिरंगे संसार का चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है, जिसका एक अनूठा चित्र उस जनपद का कवियों में दिखाई देता है। त्रिलोचन के आत्मपरक प्रगीत को भी यदि सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता जगत में इसकी कमी को महसूस किया जाएगा। इसी तरह जन सामान्य के कवि कहे जाने वाले नागार्जुन को स्मरण करना भी लाजिमी है, जिनकी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक कविता बहुत कम ही देखने के लिए मिलती है, जो अपनी तीव्रता से एक झटके में पूरी दुनिया को छिन्न भिन्न कर देती है। नागार्जुन का काव्य प्रगीतों को जहाँ विशिष्ट रंग देता है, वहीं सामाजिक अर्थ देने में भी सक्षम है। प्रगीत धर्मी कविताओं के पृष्ठभूमि पर यदि नजर डालें तो हम देखेंगे कि जिस साहित्य का मानक मापदंड प्रबंध काव्य हो, उसका आरंभिक इतिहास प्रगीतों से ही हुआ है। इसमें चाहे बात विद्यापति, तुलसी, कबीर, मीरा, सूरदास, रैदास आदि जिस किसी की भी करे, सब ने इसमें क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। तुलसीदास की लिखी विनय पत्रिका केवल एक आदमी का रोदन मात्र नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगता को छूता हुआ सामाजिकता का पर्याय बन गया है। अर्थात इसमें पूरे विश्व की वेदना को महसूस किया जा सकता है। इसी तरह यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मान लिया जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है, जो आगे चलकर तुलसी, कबीर, मीरा, सूरदास, रैदास आदि संत कवियों ने गेय पदों में काव्यों की रचना की। संत कवियों की यही गेय दोहों ने उस समय की सामाजिक रूढ़ियों को ढाने में काफ़ी सशक्त माध्यम बनी थी। अन्य शब्दों में कहें तो इन कविताओं या इन कवियों की रचनाएं समाज के लिए एक संजीवनी की तरह काम किया। प्रगीत काव्य का दूसरा उत्थान राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से हुआ था। इस दौरान राष्ट्रीयता संबंधी विचारों को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त सरीखे अन्यान्य साहित्य धर्मियों ने प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे थे, जिसे तत्कालीन प्रबुद्धजनों ने इनकी रचनाओं को असामाजिक माना। असामाजिक प्रतीत होने वाली इन कवियों की रचनाएं उस समय की चेतना को काफ़ी प्रभावशाली तरीकों से व्यक्त करने में सक्षम रही थी। आलोचक इसे ही प्रगीतात्मकता का आरंभ मानते हैं। हालांकि वर्तमान में इसमें कुछ परिवर्तन को अवश्य महसूस किया गया है, जिसमें अब व्यक्ति और समाज के बीच सरल द्वंद्व का स्थान अंतर विरोधों ने ले लिया है। इस तरह प्रगीतात्मकता विडंबनाग्रस्त हुई और उसके रचना विन्यास में पेचीदगी आ गई। इस प्रसंग में लेखक ने 1941 में शमशेर जी की एक कविता, जिसके शब्द कुछ इस तरह है कि लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से पल के डूबी ही सी थी, पर अभी नहीं कोई सुनाता सा था मुझे कहीं, पर किसने यह सातों सागर के पार, एकाकीपन से ही मानो हार, एकाकी उठ मुझे पुकारा कई बार, मैं समाज तो नहीं ना मैं कुल, जीवन कण समूह में हूँ मैं केवल, एक कण कौन सहारा मेरा कौन सहारा, जिसे उन्होंने स्वयं शमशेर सिंह जी से काशी में सुना था। यहाँ इस कविता में समाज के दबाव को भी महसूस किया जा सकता है और अकेले होने की विडंबना को भी। इस तरह केदारनाथ सिंह और शरद बिलोरे जी की काव्य पंक्तियों को भी देखा जा सकता है, जिसे लेखक ने इस पाठ में सम्मिलित किया है। इस प्रकार की कविताओं के अर्थ केवल वे ही समझ सकते हैं जिन्हें एकाकीपन में मानवता की आवाज सुनाई पड़ती है। आधुनिक कविताओं के अनेक कवियों ने
आत्मसंघर्ष के रास्ते को ही अपनाया। नई कविता ने अपने को इतने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि समय के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव को भी देखा गया। पिछले कुछ वर्षों में कुछ कवियों ने तो सारी हदें तोड़कर ऐसी ऐसी कविताएं लिखी जो किसी भी प्रकार से कविता लगती ही नहीं है, अर्थात वो कविता प्रतीत ही नहीं होती। इस बीच युवा पीढ़ी के कतिपय कवियों द्वारा जो नए परिवर्तन लाए गए वह न तो बड़ा बदलाव कहे जा सकते हैं और ना ही क्रांतिकारी ही, लेकिन इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि इन कवियों ने कविता को पुनः प्रतिष्ठित करने का अवश्य अच्छा प्रयास किया है। मतलब बाहर घटित होने वाली हर छोटी बड़ी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर न केवल उनकी पैनी नज़र है, बल्कि उसे स्वर देकर अर्थवान बनाने का भी प्रयास किया है। इस प्रकार की कविताओं से यह स्पष्ट है कि मिथ कथन अति कथन से अधिक सामर्थ्यवान है, जो ठंडे तासीर में भी कभी कभी गर्मी का एहसास करा देता है। तो ये थे नामवर सिंह रचित प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।